नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। अयोध्या आना चाहते हैं वीवीआईपी, 7 दिन पहले दे जानकारी। यूपी सरकार की अपील, सीएम योगी ने दिए बड़े फास्ट ट्रैक कोर्ट में एएसआई ने दाखिल की सर्वे रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी पर सुनवाई टली। बंगाल में फाड़े गए राहुल गांधी की न्याय यात्रा के पोस्टर, ममता बनर्जी ने उसी दिन रखी अपनी रैली। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों की भारी भीड़ उमड़ आई है। उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई है। वही राम मंदिर में अति विशिष्ट अतिथियों के आगमन की भी बात सामने आ रही है। इसको लेकर यूपी सरकार ने अपील जारी की है, वो हम आपसे बताते हैं वो क्या है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अति विशिष्ट लोगों के आगमन को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने वीआईपी लोगों से अनुरोध किया है कि वे रामलला के दर्शन का प्लान बनाने के बाद 7 दिन पहले सरकार और मंदिर प्रबंधन को सूचित कर दे। इससे उनके लिए उचित व्यवस्था को बनाया जा सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस प्रकार सूचना देने से हर पक्ष को सुविधा होगी। दरअसल रामलला का दरबार भक्तों के लिए खुलने के बाद लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। यूपी पुलिस की ओर से विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 200 की संख्या में श्रद्धालुओं को रवाना किया जा रहा है। अयोध्या में व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राम जन्मभूमि पथ पर जाने वाले सभी अन्य मार्गों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। बैरियर गिराकर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। राम भक्त केवल राम जन्मभूमि पथ के मुख्य द्वार से ही प्रवेश कर सकेंगे। बैरियर पर तैनात सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, किसी को भी अन्य मार्ग से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अमावा मंदिर हनुमानगढ़ी से आने वाले मार्ग पर पूर्ण रूप से बैरिकेडिंग किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर राम भक्त को रामलला का सुगम दर्शन कराना हमारा कर्तव्य है। सीएम ने अयोध्या धाम में दर्शनार्थियों की व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि कतारबद्ध कर सबको दर्शन कराया जाए, भीड़ न लगने देने का निर्देश दिया गया है। सीएम के निर्देश पर श्रद्धालुओं के लिए होंगे पेयजल, व्हीलचेयर, जूट मैटिंग और इसके अलावा इंतजाम काफी सारे किए गए हैं। इसके अलावा अयोध्या की प्रमुख सड़कों को राम भजनों से गुंजनमान किया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त परिवहन साधन होने चाहिए। बसों के अलावा रेलवे से भी समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव परिवहन और प्रमुख सचिव नगर विकास की टीम को आवश्यक इंतजाम का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्हें मंदिर न्यास से समन्वय का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन की आकांक्षा के लिए उमड़े आस्था के महासागर के बीच हर श्रद्धालु के सहज, सुगम और संतोषपूर्ण दर्शन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के लिए परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री ने शासन स्तर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, वो हम आपको बताते हैं। अयोध्या में आस्था का जन समुद्र देखा जा सकता है। पूरे देश से श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। हर कोई अपने आराध्य प्रभु के दर्शन का पुण्य लाभ चाहता है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थितियों में हर श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा व सुगम दर्शन की व्यवस्था करना हम सभी का कर्तव्य है। स्थानीय प्रशासन और मंदिर न्यास के बेहतर समन्वय के साथ
क्राउड मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और जन्मभूमि पथ पर जहां भी दर्शनार्थी हो कतारबद्ध खड़े हो, कतार चलायमान रहे। बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं का विशेष ध्यान दे। दर्शनार्थियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रमुख पथों पर लो टोन में राम भजन बजाने चाहिए। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों का व्यवहार मर्यादित होना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा, कतारबद्ध श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था कराए। दिव्यांग अथवा अति बुजुर्ग श्रद्धालु के लिए आवश्यकता अनुसार व्हीलचेयर के प्रबंध भी होने चाहिए। ठंड बहुत है, ऐसे में इसके अलावा भी व्यवस्था कराए। भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर जूट मैटिंग कराए। प्लास्टिक की कुर्सियां लगाए ताकि बुजुर्ग एवं वृद्धजन आवश्यकता अनुसार विश्राम कर सके। सभी घाटों सहित पूरे नगर में साफ सफाई स्वच्छता लगातार होती रहे। मशीन से सफाई करवाई जाए। जो श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था हो। विभिन्न नगरों से अयोध्या आने के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन अभी स्थगित रखे। दर्शन के उपरांत जिस रूट के श्रद्धालु अधिक हो उस और बसों को लगाकर श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। ऐसे रूट चिन्हित कर आवश्यकतानुसार रेलवे से कोऑर्डिनेट करते हुए ट्रेनों के संचालन के प्रयास होने चाहिए। परिवहन मंत्री स्वयं इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराए। मुख्य सचिव डीजीपी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव परिवहन और प्रमुख सचिव नगर विकास बेहतर समन्वय से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित कराए। अयोध्या की सीमा से लगे जिलों के साथ अयोध्या प्रशासन की ओर सरकार स्तर के अधिकारी अंतर्राज्यीय संवाद और संपर्क बनाए रखे। किस दिशा से कितने श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है इसका आकलन करते हुए तदनुसार आवश्यक प्रबंध किए जाएं। 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है। उल्लास में उत्साहपूर्ण वातावरण में कतिपय अराजक तत्व माहौल को खराब करने का कुत्सित प्रयास कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी गीत, संगीत, नारेबाजी अथवा किसी भी अन्य कृत्य से किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान अथवा तिरस्कार न हो। यदि कोई विद्वेष फैलाने वाले ऐसे प्रयास करता पाया गया तो उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप कठोरतम कार्रवाई हो। अयोध्या में अपने आराध्य प्रभु श्री राम लला के दर्शन की आकांक्षा लिए पूरे देश से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन से उत्पन्न अविस्मरणीय स्थिति के दृष्टिगत अति विशिष्ट या गणमान्य जन के अयोध्या आगमन का कार्यक्रम बनाने से एक सप्ताह पूर्व स्थानीय प्रशासन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अथवा राज्य सरकार को सूचित करना हितकर होगा। एक होल्डिंग एरिया तैयार करें जहां दर्शनार्थियों का बड़ा समूह एकत्रित हो सके। यहाँ से श्रद्धालुओं को धीरे धीरे दर्शन के लिए छोड़ा जाना उचित होगा। यहाँ पर उनके सामान, जूता, चप्पल, मोबाइल आदि सामान की सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने समेत कई मामलों में आज वाराणसी कोर्ट सुनवाई करेगी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हो रही इस सुनवाई पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बुधवार को वजूखाना सर्वे कराए जाने से इनकार किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मामले की सुनवाई टल गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का ज्ञानवापी मामला गरमा रहा है। ज्ञानवापी से संबंधित मामलों पर बुधवार को अहम सुनवाई हो रही है। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में एएसआई सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। बुधवार को एएसआई की टीम ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल किया। वर्ष 1991 में आदि विश्वेश्वर की ओर से ज्ञानवापी मसले पर याचिका दायर की गई है। याचिका पर पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को 6 माह की सुनवाई का आदेश दिया है। इसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। एएसआई ने बुधवार को लोअर कोर्ट में रिपोर्ट दायर कर दी। अब इस मामले में लोअर कोर्ट सुनवाई को आगे जारी रखेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में सुनवाई पूरी कर कोर्ट की ओर से कोई निर्णय आ सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना के सर्वेक्षण करने से इनकार के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुनवाई होनी थी। हिंदू पक्षकार राखी सिंह की ओर से इस मामले में
हिंदू पक्षकार राखी सिंह की ओर से इस मामले में पुनः विचार याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ सुनवाई करनी थी। वकील के जरिए दाखिल सिविल याचिका में वाराणसी के जिला जज के 21 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हिंदू पक्षकार राखी सिंह की ओर से वाराणसी जिला अदालत में वजूखाना के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई थी। वाराणसी जिला अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनीष कुमार निगम ने सुनवाई को टाल दिया है। साथ ही इस केस को अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में रेफर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस मामले में सुनवाई करेंगे। अब ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। बुधवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने या न करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर आदेश देने की तैयारी की थी। हालांकि निचली अदालत में सर्वे की दूसरी प्रति दाखिल होने की वजह से सुनवाई को आज तक के लिए टाल दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व पक्षकारों से आपत्ति भी मांगी है। एएसआई ने 18 दिसंबर को जिला जज कोर्ट में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल की। इसी दौरान हिंदू पक्ष की महिलाओं की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। याचिका में रिपोर्ट को बिना सील सौंपने का रिपोर्ट को वादी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के ईमेल पर भेजने की मांग की। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने अंजुमन इंतजामिया ने इस पर आपत्ति दायर की। एएसआई के वकील ने भी प्रार्थना पत्र देकर सर्वे रिपोर्ट की दूसरी कॉपी सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सौंपी जानी है, इसलिए 4 सप्ताह का समय देने की मांग की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में बुधवार को एएसआई ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट की दूसरी कॉपी दाखिल कर सकती है। वर्ष 1991 में ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मूलवाद की सुनवाई अभी सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में की जा रही है। कोर्ट ने एएसआई से ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट मांगी थी। बुधवार को एएसआई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमा करा सकती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सब कुछ अब ठीक नहीं चल रहा है और इसी बीच कूच बिहार में गुरुवार को होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर फाड़े गए हैं। इसी के साथ ही इस दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी रैली भी रखी है। अब क्या कुछ है इसमें अलग और खास। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा 24 जनवरी से मणिपुर से शुरू हुई और मुंबई में खत्म हुई। इस दौरान यह यात्रा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी। न्याय यात्रा के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पोस्टर लगाए गए थे, जिसे फाड़ने का मामला अब सामने आया है। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि इसे किसने फाड़ा है। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा गुरुवार यानी 25 जनवरी को पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी, लेकिन यह कोलकाता नहीं जाएगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गुरुवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने वाली है। इसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी रैली रखी है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी उन्हें अब तक न्योता नहीं भेजा गया है। ममता बनर्जी ने कहा, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की यात्रा निकालने को लेकर हमसे बात कही नहीं गई है। पश्चिम बंगाल से जुड़े किसी भी मामले में हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका दे डाला है और चुनाव में अकेले उतरने का फैसला भी कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर उनका किसी से संपर्क नहीं हुआ है। बंगाल में किसी भी पार्टी में तालमेल नहीं है, इसलिए लोकसभा चुनाव में टीएमसी अकेले उतरेगी। इंडिया गठबंधन में मेरा कोई भी प्रस्ताव नहीं माना है।
ऐसे में हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से क्षेत्रीय दलों पर छोड़ देना चाहिए और उसे 300 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। उनका कहना था कि बंगाल में कोई भी पार्टी बीजेपी का उतना मुकाबला नहीं कर सकती जितना टीएमसी कर सकती है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने माकपा पर विपक्षी एजेंडे को नियंत्रित करने का आरोप लगाया था। अली अब्बास जफर अब अपनी अगली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को साथ लेकर हाजिर हो रहे हैं। इस फिल्म के टीजर पर ट्विटर और यूट्यूब पर फैंस अब दो टुकड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। किसी ने पृथ्वीराज सुकुमारन की आवाज की तारीफ की है तो कोई अक्षय की इस रावड़ी लुक पर फिदा है। लेकिन इन सब के बीच शाहरुख खान के फैंस भी उतर आए हैं। न्यूज़ 5 व्यू। सुल्तान टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में बना चुके अली अब्बास जफर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को साथ लेकर अपनी अगली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में हाजिर हो रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो चुका है जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ धांसू एक्शन दिखाते नजर आ रहे हैं। अब इस टीजर पर लोगों के रिएक्शन आने लगे हैं। ट्विटर से लेकर यूट्यूबर वीडियो पर लोगों ने कमेंट की बौछार कर दी है और वो बता रहे हैं कि उन्हें ये टीजर कैसा लगा। हालांकि इस टीजर को लेकर फैंस ट्विटर और यूट्यूब पर दो टुकड़ों में बटे दिख रहे हैं। वैसे फिल्म की कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है। कहानी वही हिंदुस्तान के देशभक्त फौजियों और उनके फौलादी अंदाज की कहानी है जो देश के लिए मर मिटने से पहले दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार है। फिल्म के टीजर में इसके एक्शन और देशभक्ति भरे डायलॉग्स की भरमार है जिसमें महाप्रलय आने वाला है जो भूत वर्तमान और भविष्य को बदल देगा। एक ऐसा प्रलय जो अच्छाई और बुराई की जंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। कौन है जो मुझे रोक सकता है? ऐसे डायलॉग्स है। हालांकि इन डायलॉग्स पर ये एक लाइन भारी पड़ती दिख रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम, बचकर रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। अब इस टीजर को देखकर जहां यूट्यूब पर लोग लगातार पृथ्वीराज सुकुमारन की तारीफें कर रहे हैं, वहीं ट्विटर पर लोगों का प्यार अक्षय और टाइगर पर बरस रहा है। लोगों ने कहा कि मैं पृथ्वीराज सुकुमारन के विलन वाले रोल को लेकर एक्साइटेड हूँ। एक ने कहा रोंगटे खड़े करने के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन की आवाज ही काफी है। एक अन्य ने कहा आप लोग आए होंगे अक्षय और टाइगर के लिए, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ पृथ्वीराज के लिए। एक ने कहा इस वक्त बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टीजर की चर्चा ही पृथ्वीराज की आवाज की वजह हो रही है। वही ट्विटर का नज़ारा इस वक्त कुछ और है और ट्रेंड में हो रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। कुछ फैंस तो इस कदर दीवाने दिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि इंडियन सिनेमा का बेस्ट टीजर बता डाला उसे। वही काफ़ी लोग इसके डायलॉग्स को शानदार बता रहे हैं। कुछ ने कहा है कि ये अभी से ब्लॉकबस्टर है। एक ने लिखा है लगता है राउडी राठौड़ और स्ट्रीट राइडर्स ने ले लिया है। शानदार टीजर है, अभी से लोग इसे ब्लॉकबस्टर का। एक ने लिखा है शानदार टीजर है, अभी से लोग इसे ब्लॉकबस्टर का बाप बताने लगे हैं। आजादी के 4 साल बाद 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने तक आजादी के पहले 4 साल में गणतंत्र दिवस परेड नहीं हुई थी। पहली गणतंत्र दिवस परेड 1950 में हुई थी। गणतंत्र दिवस से जुड़ी ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको बताएं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस भारत में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार है। यह दिवस पूरे देश में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी के बजाय एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को शुरू हुआ ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी आर-डे समारोह के अंदर लाया जा सके। इस साल सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो, एक सैन्य टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल, परेड और बिंडिंग रिट्रीट समारोह शामिल है।
आइए आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे पहली गणतंत्र दिवस परेड के बारे में, जो 1950 में आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन इरविन एम्फी थिएटर में हुआ था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहा जाता है। परेड में 3000 भारतीय सैन्य कर्मियों और 100 से अधिक विमानों ने भाग लिया था। दूसरी बात, शुरुआती 4 वर्षों के दौरान इन मोर्चों का आयोजन इरविन स्टेडियम, लाल किला और रामलीला मैदान में हुआ था। राजपथ पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। आज तक ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ था जब किसी पाकिस्तानी नेता को यह सम्मान दिया गया हो। हर साल 29 जनवरी को नई दिल्ली के बजाय विजय चौक पर होने वाले बिंटिंग रिट्रीट समारोह 1600 के दशक की परंपरा से जुड़ा है। सैनिकों की वापसी की घोषणा करने की यह परंपरा तब शुरू हुई जब राजा जेम्स द्वितीय ने अपने सैनिकों को युद्ध के दिन की समाप्ति की घोषणा करने के लिए ड्रम बजाने, झंडे झुकाने और परेड आयोजित करने का आदेश दिया था। 2018 में पहली बार किसी विदेशी सैन्य टुकड़ी फ्रांसीसी सेना के जवानों ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने तगड़ा जुर्माना लगाया है। टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी इस कंपनी के खिलाफ एक कर्मचारी ने ही शिकायत की। इस कार्रवाई करते हुए एविएशन रेगुलेटर ने एयर इंडिया पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है और इससे जुड़ी बातें हम आपको बताएं। टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी एयर इंडिया पर तगड़ा जुर्माना लगा है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बुधवार को जारी बयान के अनुसार एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के एक एयरलाइन कर्मचारी से स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विस्तृत जांच की। इसमें कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर एयर इंडिया द्वारा संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। डीजीसीए ने कहा, चूंकि जांच में प्रथम दृष्टि एयरलाइन द्वारा गैर अनुपालन का पता चला, इसके बाद एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सुरक्षा रिपोर्ट एयर इंडिया द्वारा संचालित पट्टे पर दिए गए विमानों से संबंधित है। डीजीसीए ने बयान में कहा, चूंकि पट्टे पर दिए गए विमानों का परिचालन नियामक OEAM प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था, इसलिए डीजीसीए ने कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया के B777 के कमांडर रहे एक पायलट ने इस बारे में पिछले साल 29 अक्टूबर को शिकायत की थी। डीजीसीए ने कहा कि शिकायत की व्यापक जांच में यह पाया गया था कि एयरलाइन ने नियमों का पालन नहीं किया। हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर भी 1.20 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया था। मुंबई एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें यात्री इंडिगो के विमान के करीब बैठकर खाना खाते दिख रहे थे। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इंडिगो के साथ साथ मुंबई एयरपोर्ट पर भी 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज़।